नमस्कार दोस्तों, आज यानी 11 अप्रैल 2017 का हमारा प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली जो न्यूज़ है सिंधी लैंग्वेज को लेकर इंपॉर्टेंट है। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, जो कि एक एफिलेटेड बॉडी है और यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है। तो इन्होंने देखिए सीडैक की सहायता से एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है जिसके अंदर ये सिंधी लैंग्वेज को ऑनलाइन प्रमोट करेंगे, यानी डिजिटल माध्यम में दूर दराज के लोगों तक पहुंचाएंगे। मौका ये था कि 50 साल पूरे हो चुके हैं जब सिंधी लैंग्वेज को 8वें शेड्यूल के अंतर्गत शामिल किया गया था 21वीं अमेंडमेंट की सहायता से। तो एक और इम्पोर्टेंट जो बात सिंधी लैंग्वेज के बारे में कही जाती है कि ये इसको ऑक्सीजनेटेड लैंग्वेज कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई पर्सन लंग प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है और सिंधी लैंग्वेज अगर वो बोले तो उसकी लंग की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो ये 2-3 फैक्ट याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इस लैंग्वेज के मुद्दे पे क्वेश्चंस बनते हैं 8वें शेड्यूल के ऊपर में। सबसे पहले तो देखिए, आपको ये याद रखना है कि जो 8वां शेड्यूल है वो लैंग्वेज के लिए है और 22 लैंग्वेज इसके अंदर आती हैं। वैसे यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 10वां शेड्यूल किस लिए है, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए है। तो ये शेड्यूल्स जो है वो अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब देखिए 22 लैंग्वेजेस 8वें शेड्यूल के अंडर आती है तो क्या फ़ायदा होता है। जो भी लैंग्वेज 8वें शेड्यूल के अंडर आती है सरकार उन पे स्पेशल फोकस करेगी, स्पेशल ध्यान देगी इनकी डेवलपमेंट को लेके। और भी काफ़ी तरह के फ़ायदे होते हैं, जैसे आप यूपीएससी का एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए जो लैंग्वेज 8वें शेड्यूल के अंदर आती है, मेंस में कोई भी कैंडिडेट इन 22 लैंग्वेजेस में किसी में भी पेपर लिख सकता है। और एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊँ आपको कि अब देखिए डीपीएसपी तो वैसे पार्ट 4 में आते हैं। 36 to 51 जो आर्टिकल्स हैं वो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। जो अब देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। इट्स काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन टू गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट हैज़ टू कंसिडर दिस प्रिंसिपल्स वाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज। अब एक बात ये देखिए, डीपीएसपी सिर्फ पार्ट 4 में नहीं आते, कुछ डीपीएसपी बाद में भी आते हैं। जैसे कई बार यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ लेती है कि आर्टिकल नंबर 350A क्या है। आर्टिकल नंबर 350A ये है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कौन से होते हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज तो सिंपल सी बात है। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझे तो जैसे पंजाब है, पंजाब में मेजरली पंजाबी लैंग्वेज यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे अब कुछ लैंग्वेज तो ऐसी होंगी ना, थोड़े बहुत जो लोग होंगे, कम पॉपुलेशन वाले लोग होंगे जो अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करते होंगे, जैसे मनीर कोटला या फिर कुछ ऐसी पंजाब की जगह है वहाँ पे उर्दू भी इस्तेमाल होती है। तो वहाँ पे जो मुस्लिम्स उर्दू इस्तेमाल करते हैं वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हुए। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। वैसे तमिलनाडु का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे तमिल है वो ज़्यादा यूज़ होती है। जो हिंदी यूज़ करते हैं वहाँ पे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गए। तो बात यह है कि गवर्नमेंट को इस प्रकार का प्रावधान करना है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं वो भी अपनी मदर टंग लैंग्वेज में प्राइमरी एजुकेशन ले सकें। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी है। और आर्टिकल नंबर 351A में यह कहा गया कि हिंदी के विस्तार को लेकर सरकार उचित कदम उठाएगी। और इस प्रकार से देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि डीपीएसपी सिर्फ पार्ट 4 में नहीं है, डीपीएसपी बाद में भी हैं। आर्टिकल नंबर 350A, 351A और 355A, इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा गया है। तो ये डीपीएसपी बाद में भी आते हैं, लेकिन एक निश्चित तौर पे हम कह नहीं सकते। मतलब इस पे क्वेश्चन हो सकता है मुश्किल ही आए, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स के बारे में ऐसा कहा जाता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो देखिए कुछ ऐसा बोलता नहीं है कि डीपीएसपी बाद में भी हैं। अब लक्ष्मीकांत जैसी बुक्स हैं, डीडी बासु जैसी बुक्स हैं, वो कहते हैं कि डीपीएसपी बाद में भी हैं और वो एसेंस निकाल के कहते हैं। वो एसेंस इस प्रकार से निकालते हैं कि डीपीएसपी का मतलब तो ये है कि इंस्ट्रक्शंस, और ये भी इंस्ट्रक्शंस है। 350A भी इंस्ट्रक्शन है, 351A भी इंस्ट्रक्शन है, तो ये भी डीपीएसपी हुए। समझ गए, एसेंस की फॉर्म से ये डीपीएसपी हैं। वैसे साफ तौर पे हमारे संविधान में लिखा नहीं है ऐसा। अब देखिए क्लासिकल लैंग्वेज पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 2 बार क्वेश्चन लगातार आया, 2014 में भी 15 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया था यूपीएससी ने। ओडिया लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। देखिए क्लासिकल लैंग्वेज फिलहाल हमारे में 6 हैं। ये तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, ओडिया। और क्या क्राइटेरिया के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन सा क्राइटेरिया होता है क्लासिकल लैंग्वेज बनाने के लिए। देखिए जो टेक्स्ट हैं उस लैंग्वेज के 1500 या 2000 साल पुराने होने चाहिए। और एक प्रकार से जो एलिमेंट्स हैं उस लैंग्वेज के, जो लिटरेचर है वो ओरिजिनल होना चाहिए, किसी दूसरी लैंग्वेज से इसे बोरो नहीं किया जाना चाहिए। और लोगों द्वारा इसको एक प्रकार से वैल्यूएबल ट्रीट, जो इनहेरिटेज है वो वैल्यूएबल ट्रीट किया जाना चाहिए। और इतने समय से यानी 1500-2000 साल तक कंटिन्यूस फॉर्म में इसे यूज में होना चाहिए। ये सारी जो बातें हैं वो क्लासिकल लैंग्वेज के लिए क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं। तो ये इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए कावेरी रिवर के बारे में आज एक न्यूज़ है। काफ़ी डिस्प्यूट में रही कावेरी रिवर फरवरी और जो दिसंबर-नवंबर के महीने थे वहाँ पे। तो हम तो इसे सिर्फ प्रीलिम के दृष्टिकोण से डिस्कस करेंगे। वैसे बात ये थी कि कर्नाटका के मिनिस्ट्री ने कहा था कि हमने कावेरी का पानी तमिलनाडु को दे दिया, अब कर्नाटका में पानी नहीं बचा और हमें कृष्णा रिवर से पानी लेना पड़ रहा है।
तो वो सब तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कावेरी रिवर कहाँ से निकलती है। देखिए कावेरी रिवर है वो निकलती है ब्रह्मगिरी हिल से, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे कर्नाटका के अंदर में। और देखिए क्वेश्चन इस पे काफ़ी बनते हैं कावेरी पे। कावेरी रिवर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा साल इसमें पानी रहता है। आमतौर पे जो हिमालय की रिवर्स हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इन सब में पूरा साल पानी रहता है, लेकिन जो हमारे साउथ इंडिया की पेनिनसुला की जो रिवर्स हैं उसमें पूरा साल पानी नहीं रहता। और जो कावेरी रिवर है उनको दोनों मानसून से वाटर मिलता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी और साउथ वेस्ट मानसून से भी, इसलिए इसमें पूरा साल पानी रहता है। और कई बार ट्रिब्यूटरीज के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती हैं। मान लीजिए देखिए रिवर यहाँ से यहाँ जा रही है, तो इसका राइट बैंक कौन सा बनेगा, ये बनेगा। लेफ्ट बैंक कौन सा बनेगा, ये बनेगा। अब देखिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं, कई सारी हैं इसकी, जैसे लक्ष्मण तीर्था, कबानी और भावानी, अमरावती। और ऊपर लेफ्ट बैंक में जो इसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, सहायक नदियाँ आती हैं, हिरांगनी, हेमावती, सिमसा, अक्रावती। ऐसे बोलने से तो देखिए याद तो होगा नहीं, बस बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार हम रिवाइज करेंगे तब याद हो जाएगा, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए बात यूँ है कि शिव समुद्र में एक बहुत बड़ा एक वाटरफॉल भी बनता है, सबसे बड़ा तो नहीं है और वैसे सब बहुत बड़ा है, कई बार पूछ लेते हैं यूपीएससी। अब देखिए, और जो मिनिस्टर ने कहा कि हम अब कृष्णा से वाटर लेंगे, तो कृष्णा भी देख लेते हैं थोड़ी सी। कृष्णा रिवर यहाँ पे है, पेनिनसुला में 3-4 नदियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। गोदावरी को तो देखिए दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी निकलती है त्रिम्बक हिल से, यहाँ पे देखिए त्रिम्बक से निकलती है, वेस्टर्न घाट में है ये यहाँ पे। और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज जो है इंद्रावती, प्राणिता, पूर्णा, दुधना, मंजारा। ऐसे याद नहीं होएगा, देखिए मतलब मैं तो बता दूंगा, इसका किसी दूसरे तरीके से हमें याद करना पड़ेगा जो ट्रिब्यूटरीज हैं। और देखिए बात यूँ है कि कृष्णा रिवर ये निकलती है महाबलेश्वर से, यहाँ से पानी लेंगे, अब कर्नाटका में ख़त्म हो चुके हैं। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि कई बार यूपीएससी यूँ भी पूछ लेती है कि एक लिंक बनाया गया था, ये 2016 में पूछा था कि पहला इंटर रिवर कैनाल या फिर इस तरह का जो भी बनाया गया था वो कौन सी रिवर्स के बीच में बनाया गया था, तो गोदावरी और कृष्णा के बीच में बनाया गया था। कहाँ गिरती है बस ये याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल में। सोर्स कहाँ है पूछती तो नहीं है, लेकिन देखिए अब कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि कुछ छोड़ के नहीं जा सकते, तो लेकिन प्रायोरिटी ऐसे रखना। अब देखिए आपको ना चीज़ें की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। अब देखिए लक्ष्मीकांत सबसे पहले करनी है, लक्ष्मीकांत से अब 16-17 क्वेश्चन आते हैं, 15-12 इस साल नहीं पूछे थे, 2016 में, वो अलग बात है। तो प्रायोरिटी पहले ऐसी होनी चाहिए कि लक्ष्मीकांत को सबसे पहले कवर करो। हिस्ट्री में क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम ही होती है। अगर हिस्ट्री पढ़ के जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कंसेप्ट लगाने पड़ रहे हैं, या तो पता है या फिर नहीं पता है, तो हिस्ट्री में भी ज़्यादातर क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। और बाद में करंट अफेयर, ये सब चीज़ें पूरी कर लो। अब जब बाद में टाइम बचे तो इन रिवर पे टाइम वेस्ट करना। अब देखो रिवर में पहले बेसिक फैक्ट्स अगर कर लोगे, कौन से डायरेक्शन में बह रही है, कौन से किस साइड में जा रही है, तो उनसे ऐसा तो नहीं है कि सारे 1-2 क्वेश्चन जितने भी हैं आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो निकल ही जाएंगे। अब यूपीएससी मुश्किल फैक्ट पूछती है, तो देखिए अब कॉस्ट बेनिफिट ऐसी है कि पहले आप इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लो और जो मुश्किल चीज़ें हैं रिवर से रिलेटेड वो सबसे लास्ट में कर लो। इस प्रकार से अपनी प्रायोरिटीज़ हमेशा डिसाइड करके रखो, और चीज़ों को करते वक्त ना कॉस्ट बेनिफिट जरूर देखना कि इतने ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं, 600-700 नेशनल पार्क्स प्लस में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप याद करने जा रहे हो, क्या 1-2 क्वेश्चन से ज़्यादा आएगा? तो कॉस्ट बेनिफिट हमेशा देखना चीज़ों का, ठीक है। बस यही कृष्णा रिवर ही है। देखिए एक सर्वे ऑफ इंडिया है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी वेबसाइट भी है सर्वे ऑफ इंडिया की। इन्होंने काफ़ी सारे मैप्स अपलोड किए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे, आप चाहो तो देख सकते हो, और फ्री हैं वो मैप्स, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अब इन्होंने भी, अब सरकार जो बार बार कई चीज़ों के लिए आधार कार्ड को कंपलसरी बना रही है, तो अब सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कह दिया कि मैप्स डाउनलोड करने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता है। सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। मिनिस्ट्री कौन सी है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंजीनियरिंग एजेंसी है, मैप करती है, सर्वे करती है, और 1767 में इसे बनाया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे बनाया था। कई बार यूपीएससी ऐसे पूछ लेती है कि इट वाज एस्टैब्लिश प्री इंडिपेंडेंस ईरा, तो हमें थोड़ा अंदाज़ा होना कब इसे बनाया गया था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम हैंडल कर सकते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस। अगला तो देखिए नेशनल जो हमारा कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने जा रहा है। लोकसभा में ये बिल पास हो गया है। पहले जो नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास था, ये स्टैचुरी बॉडी थी, 1993 में बनाई गई थी, और यह देखता है कि कौन सी कास्ट है जिसको ओबीसी में शामिल किया जाए, किसको एक्सक्लूड किया जाए, किसको इंक्लूड किया जाए। अब ये बन जाएगा नेशनल कमीशन फॉर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। तो बस ये थोड़ा सा फैक्ट है।
अभी तो देखिए पूर्णतः पास होगा, अब सब कुछ होएगा तब फाइनल डिटेल्स आएंगी। वैसे 5 मेंबर्स हैं, सब कहा गया है, जो बिल अभी पास हुआ है 5 मेंबर्स हैं इसमें, और एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स और हैं। अब देखिए अगला जो है वो हमारा भारत QR से लेके है। ये देखिए QR कोड तो आपको पता ही होगा, पेटीएम में हम यूज़ करते हैं QR कोड। वो तो देखिए पेटीएम तो अभी एक प्राइवेट कंपनी है, सरकार ने अपना भी एक भारत का QR कोड यानी क्विक रिस्पांस कोड जो है वो जारी किया है अपनी तरह का। इसमें पेमेंट्स कर पाने में सहायता होगी हमें। एक एप्लीकेशन है काइंड ऑफ ये, जिसमें कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी पेमेंट की जा सकती है, और कोई भी स्मार्टफोन की सहायता से इस QR कोड को स्कैन कर सकता है। और यह बनाया गया है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मास्टर कार्ड और वीज़ा, इन सभी जो कंपनीज हैं इनकी सहायता से। और यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा, इससे देखिए आधार इनेबल्ड पेमेंट भी की जा सकती है। देखिए आधार इनेबल्ड पेमेंट कैसे कर सकते हैं, कई बार क्या होता है आधार कार्ड को बैंक से जोड़ देते हैं। अब बैंक से जोड़ देते हैं तो अब काफ़ी तरीके से आधार कार्ड का यूज किया जा सकता है। एक तो वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं और इससे हम पेमेंट भी कर सकते हैं। दूसरा, कई बार जैसे मर्चेंट POS मशीन भी हमने देखा था कि अब क्या है, आगे से दुकानदार मशीन्स रखने लगेंगे जिसमें वो कस्टमर के फिंगरप्रिंट स्कैन करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि आधार कार्ड जब हमने बनाया था तो बायोमेट्रिक्स ऑलरेडी हमारे लिए गए थे, तो अब एक प्रकार से किसी दुकान पे जाएंगे हम, हमारे फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे वहाँ पे, तो हमारी वेरिफिकेशन हो जाएगी, फिर हम पेमेंट्स को ऑथराइज कर सकते हैं। इस तरह का जो चीज़ है वो भी गवर्नमेंट अब कर रही है। अब देखिए QR पे क्वेश्चन बनता है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन बन जाता है इस पे। 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स मशीन इसे रीड कर सकती है और एक काइंड ऑफ कोड होता है। देखिए पहले क्या होते थे, पहले जो कोड आते थे ना वैसे कोड आते थे बार वाले, आपको याद होगा, बार 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 होते थे कई सारे, एक काली लाइन एक सफ़ेद लाइन, इस तरह के कोड होते थे। आजकल जो कोड हैं ऑलमोस्ट सारे इस तरह के आ रहे हैं, ये वाले। इनका काफ़ी फ़ायदा है पुराने कोड से। एक तो देखिए ये 360 डिग्री तक इनको एक प्रकार से ये स्कैन करने, आधा भी स्कैन हो तो भी एक प्रकार से रीड कर सकती है मशीन इनको। हाई स्पीड रीडिंग इनकी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा डिजिट ये स्टोर कर सकते हैं 7089। और जो पहले वाले थे वो तो सिर्फ कन्वेंशनल बार थे, वो 20 डिजिट तक स्टोर कर सकते थे। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन हर फॉर्म में स्टोर होती है, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। अगर कोई मान लीजिए कोई बार कोड को नुकसान भी पहुँचता है तो इनके अंदर में ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं पूरे डेटा को। तो ये कुछ फ़ायदे हैं इसके QR कोड के, यानी क्विक रिस्पांस कोड के। और काफ़ी फ़ायदे ऐसे भी होते हैं कि देखिए इसके अगर पूछ ले, वैसे तो मेंस का है कि क्या क्या फ़ायदे वैसे हो सकते हैं इनके, बजाय के जो कार्ड्स हैं वो स्वैप करते हैं। देखिए काफ़ी फ़ायदे ऐसे हो सकते हैं इनके। एक तो जब हम खुद से ऑथेंटिकेशन करेंगे तो चोरी का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। कार्ड तो देखिए कई बार चोरी हो जाता है, कोड किसी को पता हो तो हमारा कार्ड स्वाइप हो जाता है। और दूसरा देखिए इसका एक फ़ायदा ये होगा, रॉन्ग अमाउंट नहीं डलेगा इसमें, सही, क्योंकि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। तो देखिए आमतौर पे कई बार क्या होता था, जब कई बार मर्चेंट स्वाइप करते हैं हमारा कार्ड लेके तो वो गलत अमाउंट डाल देते हैं, तो अब तो खुद ही सब कुछ जो करना है हमें ही करना है। तो काफ़ी फायदे हैं इसके QR पेमेंट के। अगली जो न्यूज़ है देखिए वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इन्होंने 12 सुपरबग्स की एक लिस्ट प्रोवाइड की है और आह्वान किया है मेडिकल एक्सपर्ट्स और फार्मास्यूटिकल रिसर्चर्स से कि इस प्रकार की दवाई बनाएं जो कि इन सुपरबग्स से लड़ सके। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ये सुपरबग्स होते क्या हैं। देखिए सुपरबग्स एक तरह के बैक्टीरिया ही होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। हमारे शरीर के अंदर में दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं, बेकार वाले बैक्टीरिया और अच्छे वाले बैक्टीरिया। अब देखिए बेकार वाले बैक्टीरिया की वजह से हमारे जो शरीर है वो डिजीज से पीड़ित होता है और डिजीज होते हैं। अब इनको मारने के लिए हम दवाई लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, और कई बार क्या होता है हमारे शरीर के अंदर जो बेकार वाले बैक्टीरिया होते हैं उन पर दवाई का असर होना बंद हो जाता है और एंटीबायोटिक्स का असर होना बंद हो जाता है। तो इन्हीं बैक्टीरिया को हम सुपरबग कहते हैं। कई कारणों से कोई भी बैक्टीरिया सुपरबग बन सकता है। अगर ड्रग्स का ओवर यूज किया जाए, मिस यूज किया जाए, बहुत ज़्यादा ड्रग्स ली जाए, या फिर अगर बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग्स ले ली जाए, तो इस प्रकार से सुपरबग का निर्माण हो सकता है। तो काइंड ऑफ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया ही होते हैं जिस पर दवाइयों का असर नहीं होता, यानी दवाई जो है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। अब प्रोमिनेंट जो सुपरबग्स जो हाईलाइट की गई WHO के द्वारा, उसमें से एक है MRSA, और फुल फॉर्म वगैरह तो देखिए याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखिएगा। और इतनी तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हो जाएगी कि कौन सी क्लैबसीला बैक्टीरिया रिसेंटली डेवलप की गई, तो ये सारी डिटेल्स तो ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए एक और जो अगली न्यूज़ है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इन्होंने ड्राफ्ट गाइडलाइंस प्रेजेंट करी जिसमें कहा गया कि जहां भी वेस्ट सिटीज़ के अंदर में वेस्ट मैनेजमेंट को डिस्पोज करने की व्यवस्था है,
अब देखिए कई बार क्या होता है, जो हमारी सिटीज़ हैं, जो पूरा कूड़ा इकट्ठा किया जाता है पूरे सिटी से, तो वो वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज कैसे कर सकते हैं? तो काफ़ी तरीके से वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज किया जाता है। जैसे 2-3 एग्जांपल आपको दूं तो मैं कंपोस्टिंग की जाती है, यानी जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको कंट्रोल्ड रूप से बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन उसकी की जाती है और कंपोस्ट में इसे कन्वर्ट किया जाता है, यानी खाद बीज के तौर पर इसे यूज किया जाता है। एक वर्मी कंपोस्टिंग भी हम करते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग यानी अर्थवॉर्म की सहायता से बायोलॉजिकल जो हम प्रोसेस चलाते हैं और जिससे वेस्ट को कम से कम एक थोड़े बेटर प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है जिसे यूज में लाया जा सकता है। तो जहां वर्मी आ जाए तो उसका मतलब अर्थवॉर्म होता है, इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए अब गाइडलाइंस किस प्रकार की दी है CPCB ने। इन्होंने अपनी गाइडलाइंस में कहा कि देखिए जहां भी ये वेस्ट डिस्पोजल की व्यवस्था है उसको एक प्रकार से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा एक बफर जोन से, क्योंकि काफ़ी तरह के नुकसान पहुंचते हैं आम जनता को इस वेस्ट डिस्पोजल से, आसपास की जो जनता होती है। तो काइंड ऑफ एक बफर जोन रखने की बात की गई है, और जहां पे ऑलरेडी ये व्यवस्था है वहां पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और कुछ इस तरह का मटेरियल यूज किया जाएगा कि उससे दुर्गंध ना आए। और नए जहां पे अगर इस तरह की कोई डिस्पोजल प्लांट बनाया जाता है तो वहां पे बफर जोन का सिंपल मतलब यही है कि बस एक खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा और कुछ नहीं। बफर जोन का पहले जिक्र किया गया था, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के रूल्स से 2000 में ये आए थे, और अब साफ साफ जो हमारे नए रूल्स आए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में, इसमें तो साफ साफ कहा गया है कि जहां भी 5 टन से ज़्यादा वेस्ट डिस्पोजल की व्यवस्था है वहां पे बफर जोन का एक प्रकार से व्यवस्था की जानी आवश्यक है। तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के जो रूल्स आए हैं क्या वहाँ पे उस रूल्स में बफर जोन की व्यवस्था है या नहीं है, तो हमें ये ध्यान में रखना है। उसके बाद एक और जो नया देखिए ये न्यूज़ है नए कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी को लेके। हालांकि ऑफिशियली इसे दर्जा नहीं मिला है, लेकिन ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स मांग करने लगे हैं कि जो एक यहाँ पे देखिए जगह है, ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड के पास में एक जगह है जीलैंडिया, यहाँ पे देखिए जीलैंडिया, इसको 8वां महाद्वीप कुछ एक्सपर्ट्स अब कहने लगे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि देखिए किसी भी जगह को कॉन्टिनेंट का दर्जा मिलने के लिए जो भी क्राइटेरिया चाहिए होते हैं, ये जीलैंडिया जो नई जगह है वो उन सभी क्राइटेरियाज को पूरा करती हैं। यानी वो अभी 7 महाद्वीप हमारे विश्व में है, जो क्राइटेरिया ये 7 महाद्वीप पूरा करते हैं, ये जो नई जगह है जीलैंडिया, ये जगह भी 7 महाद्वीपों वाले क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। तो इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 8वां महाद्वीप इसे कहा जाना चाहिए। न्यूजीलैंड से थोड़ा सा ऊपर ये जगह है। कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं? क्राइटेरिया ऐसे हैं कि देखिए कुछ एलिवेशन होना चाहिए पानी से ऊपर, यानी सराउंडिंग एरियाज में कुछ एलिवेशन होना चाहिए, कुछ ज़मीन होनी चाहिए, डिस्टिंक्टिव जियोलॉजी होनी चाहिए, जियोलॉजी अलग से होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, और क्रस्ट जो है उसका काफ़ी थिक होना चाहिए ओशन फ्लोर से। तो इस प्रकार के क्राइटेरिया हैं। तो इसी के बिना पर कुछ एक्सपर्ट्स अभी मांग कर रहे हैं कि जीलैंडिया को एक अलग से महाद्वीप का दर्जा दिया जाए। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।